everyone, welcome back. So this is Bhavna Puri and today we will talk about the chapter Cell Cycle and Division. तो 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 10 आप सभी के कहने पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज. सो बेसिकली इस चैप्टर में हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, सेल्स की डिवीजन के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स डिवाइड करेंगे. हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं अगर मैं उनको क्रोमोसोम्स के बेसिस पर डिवाइड करूं तो हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स और सेक्स सेल्स यानी कि जर्म सेल्स, राइट. और उनके जो फंक्शंस होंगे, जो एक्टिविटीज होंगी वो भी डिफर करेंगी. जो सोमैटिक सेल्स है वो ग्रोथ के ऊपर यानी कि सारा जो उनका फंक्शन है ग्रोथ के लिए होगा, और जो जर्म सेल्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स जैसी फॉर्म हो जाएंगे, फ्यूज करेंगे, न्यू ऑफस्प्रिंग आएगा, इन सब चीजों में हेल्प करते हैं. ठीक है, लेकिन सभी सेल्स के अंदर कोई ना कोई डिवीजन होगी, उसी के रिजल्ट में न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है. तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं. तो सेल्स किस किस तरीके से डिवाइड करेंगे, ये पूरा का पूरा सेल साइकिल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है. कुछ फेजेस मैंने आपको दिखाए हैं, लेकिन उससे पहले मैं डिस्क्रिप्शन बता दूं आपको कि सेल साइकिल है क्या. ठीक है, देखो भाई, सेल डिवीजन और सेल साइकिल दो टर्म्स हम इसमें पढ़ रहे हैं. सेल डिवीजन का मतलब ये है किसी भी एक पेरेंट सेल का डिवाइड होना और दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होना. मान लीजिए ये 2n है और यहाँ पर भी जो दोनों डॉटर सेल्स आए हैं वो भी कैसे 2n है. ठीक है, तो जब भी किसी सेल में इस तरीके की डिवीजन होगी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस डॉटर सेल में अगर देखें तो वो उतने ही हैं जितने उसके पेरेंट में थे, राइट. इस डॉटर सेल में देखें तो वो भी बिल्कुल सेम है. तो मैं बोलूंगी जब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो इस तरीके की जो डिवीजन होगी वो इक्वेशनल डिवीजन होगी. तो यहाँ पर इस तरीके की डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस. क्या बोलते हैं? माइटोसिस. लेकिन अगर मैं कभी भी गैमेट्स की फॉर्मेशन के बारे में बात करूं, मान लीजिए स्पर्मेटोगोनिया जो कि आगे चल के स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म को बनाएगा. ठीक है, तो वो किस तरीके से बनाएगा, वो मियोसिस करेगा यानी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे. पेरेंट में 2n थे लेकिन ऑफस्प्रिंग में भी n है और दूसरे में भी n. तो इस तरीके की डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं, है ना. तो ये जो दोनों तरीके की डिवीजन है ये कैसे हुई होंगी, कौन कौन से स्टेजेस इसमें आई होंगी, राइट. तो उन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे. और यहाँ पर सेल साइकिल को अगर डिफाइन करने की बात होगी तो हम ये बोलेंगे कि वो सभी इवेंट्स जिसमें किसी भी सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, वो सभी इवेंट्स जिसमें किसी भी सेल का जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करेगा, प्रोटीन का अमाउंट डबल होगा. ठीक है, और इवेंचुअली वो जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाएगा. तो ये जो सारे इवेंट्स होते हैं इन सभी इवेंट्स के सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? सेल साइकिल. क्लियर है? तो मैंने बोला वो सभी इवेंट्स जिसमें सेल सबसे पहले डीएनए का अमाउंट डबल करेगा, प्रोटीन्स की डुप्लीकेशन होगी और इवेंचुअली दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाएगा. इन सभी सीक्वेंस को क्या कहते हैं? सेल साइकिल. और सेल डिवीजन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि पेरेंट सेल का दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाना. करेक्ट. अब देखिए आप, ये जो सेल साइकिल है इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं और कितना समय लगेगा एक साइकिल को कंप्लीट होने में. अगर मैं बात करूं यीस्ट यानी कि फंगस के बारे में तो इनके अंदर जो कंप्लीट सेल साइकिल है वो 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे में पूरा हो जाता है. ठीक है, यीस्ट के अंदर जो सेल साइकिल है वो 90 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है. लेकिन ह्यूमन बीइंग में अगर हम बात करेंगे तो पूरे 24 आवर्स लगेंगे सेल साइकिल को कंप्लीट होने में. पूरे 24 आवर्स लगते हैं सेल साइकिल को कंप्लीट होने में, है ना. अब ये जो सेल साइकिल है इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? देयर आर बेसिकली 2 स्टेजेस जो सेल साइकिल के अंदर आएंगी. एक होता है इंटरफेस. कौन सा? इंटरफेस. और दूसरा होता है एम फेस. एम का मतलब भाई यहाँ पर है माइटोसिस से. एम का मतलब क्या है? माइटोसिस. तो जो दो फेजेस हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक है इंटरफेस और दूसरा है एम फेस. तो इंटरफेस को रेस्टिंग फेज कहा जाता है और एम फेज को माइटोसिस फेज कहा जाता है. मैंने भी बताया था कि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि माइटोसिस के अंदर जो पेरेंट सेल थे वो जब डिवाइड करेंगे तो दोनों डॉटर सेल में भी इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, राइट. अब आप देखिए, अगर मैं माइटोसिस के बारे में बात करूं, ये कब स्टार्ट होगा, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे? ये तब स्टार्ट होता है जब कैरियोकाइनेसिस होगा. कैरियो का मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस से है. कैरियोकाइनेसिस का मतलब है इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. क्या होता है इसके अंदर? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है भाई. और दूसरा स्टेप जो उसके बाद आएगा वो होता है साइटोकाइनेसिस.
यानी कि जब भी किसी पेरेंट सेल में न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा और दो न्यूक्लियस बनेंगे तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो काइरोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ये तो माइटोसिस यानी कि एम फेज में होगा, राइट। लेकिन अगर मैं इंटरफेज के बारे में बात करूं जिसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, तो इस फेज में क्या क्या चीजें होती है वो भी हमें पता होना जरूरी है ना। देखो उसको रेस्टिंग फेज कहा जाता है। तो इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि पूरा जो 24 घंटे का समय है, पूरा जो 24 घंटे का समय है, इसमें से 23 घंटे हमारे जो सेल्स है वो रेस्टिंग फेज में यानी कि इंटरफेज में रहते हैं। सिर्फ एक ही घंटा ऐसा होता है जिसमें हमारा सेल डिवाइड करेगा, राइट। तो दोनों स्टेजेस को मिलाकर ही तो सेल साइकिल बनेगा। तो 24 घंटे में से 23 घंटे में क्या होता है, इंटरफेज होता है। 23 घंटे में हमारा जो सेल है वो रेस्टिंग फेज में रहेगा और जो 1 घंटा है उसमें हमारा जो सेल है वो डिवाइड करता है, करेक्ट। तो हमने पढ़ा यहाँ पर इंटरफेज और माइटोसिस ये दोनों इवेंट्स हैं जो कि सेल साइकिल में आएंगे। अब देखिए जो ये इंटरफेज है जिसको रेस्टिंग फेज बोला था, रेस्टिंग फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सेल डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन डिवाइड नहीं करेगा उसके अलावा जो भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज है, ग्रोथ है, वो सब चलती रहेंगी, है ना। तो पढ़ते हैं डिटेल में इंटरफेज में क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो इंटरफेज के अंदर आप डिफरेंट स्टेजेस पढ़ेंगे। तो कौन कौन से स्टेजेस हैं यहाँ पर देखिए। सबसे पहली फेज होती है G1, देन S फेज, देन G2 फेज। G1 फेज में क्या होगा, G1 फेज एक तरीके से माइटोसिस और इंटरफेज के बीच में जंक्शन की तरह है ना। तो जो G1 फेज है ये कब प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन माइटोसिस, ये M है, माइटोसिस और किसके बीच में बताइए फटाफट, माइटोसिस एंड इंटरफेस। तो ये दोनों फेजेस के बीच का स्टेप होता है, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पर लिख लिया बिटवीन माइटोसिस एंड इंटरफेस। अब इसमें होगा क्या क्या, देखिए इसमें जो सेल्स हैं दीज आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, यानी कि जो सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे, ग्रोथ चलती रहेगी लेकिन डिवाइड नहीं करेंगे। बट द सेल डज नॉट डिवाइड, सेल डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तैयारी होती है, इसमें प्रिपरेशन होती है सेल डिवीजन की, लेकिन सेल खुद से डिवाइड इसमें नहीं करेगा। तो सेल की डिवीजन कब होगी या फिर डीएनए की रेप्लिकेशन कब होगी, भाई डिवीजन तो हमेशा कब होती है, माइटोसिस में, है ना। तो उसमें सारी केमिकल एक्टिविटीज चल रही है, मेटाबॉलिकल एक्टिविटी चल रही है, ग्रोथ चल रही है, लेकिन इसमें कोई सेल की डिवीजन नहीं होगी, ना ही डीएनए का अमाउंट डबल होता है। वो कौन से फेज में होगा, वो एस फेज में होगा। एस फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं। और यहाँ पर जो G1 फेज आपने पढ़ा था इसको गैप 1 फेज कहा जाता है, गैप 1 फेज, राइट। तो एस का मतलब है सिंथेसिस है, तो मतलब फॉर्मेशन होगी, इस समय डीएनए की डुप्लीकेशन होगी। ये ऐसा फेज है जिसमें डीएनए डुप्लीकेट करेगा, डीएनए क्या करेगा, डुप्लीकेट। जो डीएनए का अमाउंट होता है पर सेल वो डबल हो जाता है। मान लीजिए पहले 2C था डीएनए, अब कितना हो गया 4C, लेकिन क्रोमोसोम नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। वो कैसे, देखो ये 2n है, अब इसी के अंदर अगर माइटोसिस चल रही है तो ये 2n से 4n बन जाएगा, मतलब 2n और डेवलप होगा इसके अंदर। कैसे हुए, एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, है ना। लेकिन जब ये डिवाइड करेगा तो अब बताइए क्या इन सेल्स के अंदर डीएनए के अमाउंट पे जो डबल हुआ था उससे क्या क्रोमोसोम के नंबर पे कोई चेंज आया, नहीं आया। ये भी डिप्लॉयड था और यहाँ पर भी दोनों जो डॉटर सेल्स आए हैं वो भी सेम आए, क्लियर है। तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, अगर ये 46 था तो ये भी 46 और ये भी 46 रहेगा। हालांकि डीएनए का अमाउंट क्या हो गया था, डबल हो गया था। तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेट करता है और एनिमल सेल के अंदर तो इसी फेज में सेंट्रियोल भी डेवलप करेगा और प्रोटीन फॉर्मेशन भी हो जाती है ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन जनरली अगर मैं प्रोटीन सिंथेसिस की बात करूं वो गैप 2 यानी कि G2 का एक काम है। तो इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है, वो प्रोटीन जो कि माइटोसिस के लिए जरूरी है, वो प्रोटीन जो कि माइटोसिस के लिए जरूरी है। तो एस फेज में आप प्रोटीन सिंथेसिस ना याद करके याद रखें कि डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है और सेंट्रियोल की फॉर्मेशन हो रही है, सेंट्रियोल की फॉर्मेशन हो रही है। जो भी थोड़े बहुत प्रोटीन बनते हैं इसमें उसको हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस को कंसिडर करेंगे G2 फेज में। और वो ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि माइटोसिस करवाने के लिए जरूरी है, राइट। तो हमने यहाँ पर पढ़ा इंटरफेज के बारे में जिसमें G1, S और G2 फेज होता है।
G1 को गैप 1 कहते हैं, S को सिंथेसाइज और G2 को गैप 2 फेज कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो डीएनए का अमाउंट डबल किया जा रहा है एस फेज में, सिंथेसाइज में, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस सेल को आगे चलकर इक्वेशनल डिवीजन करनी है, मतलब माइटोसिस करनी है, राइट। लेकिन अगर हमारी बॉडी के कुछ सेल्स ऐसे हुए जिनको आगे चल के डिवाइड ही ना करना हो, तो क्या उनको एस फेज में जाने की जरूरत है? नहीं। तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो G1 फेज को एस्केप करते हैं, ठीक है, G1 फेज को एग्जिट करते हैं और एक इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, जिसको G0 फेज या क्वेश्चन फेज कहा जाता है, ठीक है, G0 फेज या फिर क्वेश्चन फेज कहा जाता है। तो ऐसे कौन से सेल्स है हमारी बॉडी के? हार्ट सेल्स ऐसे होते हैं जो कि फर्दर डिवीजन नहीं करते हैं और एक इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, जिसको हम G0 यानी कि क्वेश्चन फेज बोलेंगे, राइट। अब ये हमने इंटरफेज को डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट माइटोसिस यानी कि एम फेज। तो देखिए एम फेज के कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये चारों ही स्टेजेस ऐसी हैं जो माइटोसिस यानी कि एम फेज के अंदर इंक्लूड की जाती है, ठीक है। तो जो माइटोसिस है यानी कि इक्वेशनल डिवीजन, वो कब होगी, कौन कौन से सेल्स में होगी और उसका फायदा क्या है? तो फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर जो माइटोसिस है इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे, वो इक्वल रहेंगे डॉटर सेल्स में भी, है ना। ये हमारी बॉडी के कौन से सेल्स में होता है? सोमैटिक सेल्स में होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाने में हेल्प करेगा। प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा, ठीक है। जो न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म का कंटेंट है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये उस चीज को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। साथ साथ इंजरी वगैरह होने पर जो रिपेयरिंग का काम है वो भी यही करवाएगा। तो ये सब चीजें हम कब पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? माइटोसिस के लिए पढ़ रहे हैं। तो माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन और ये सारे उसके बेनिफिट्स हैं, राइट। बात करते हैं माइटोसिस के डिफरेंट फेजेस। तो माइटोसिस में सबसे पहला जो फेज आता है वो प्रो फेज होता है। प्रो का मतलब भी पहले, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए कोई सेल है जिसके अंदर ये न्यूक्लियर एनवलप है और न्यूक्लियस ही कैरी करता है यूकैरियोट्स के अंदर किसको? जेनेटिक मटेरियल को। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, बहुत ही टाइटली पैक्ड है। अभी वो स्टेन यानी कि कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में नजर आएगा, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, राइट। और यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर एनवलप है वो धीरे धीरे क्या करता है? डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड दिस इज द पिक्चर दैट आई एम शोइंग। ये किसको रिप्रेजेंट कर लिया? अर्ली प्रोफेज को, अर्ली प्रोफेज। अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप, और ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए है, अभी ये जो न्यूक्लियर एनवलप है कंप्लीटली क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। अब जैसे ही न्यूक्लियर एनवलप रप्चर करता है, ब्रेक डाउन करता है, इसके साथ साथ न्यूक्लियोलस वगैरह सारी चीजें डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती हैं और ये जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमेटिन्स हैं, वो प्रॉपर अपनी शेप लेना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स की प्रॉपर शेप आना आपको दिख जाएगा। कब तक? लेट प्रोफेज पर। दिस इज लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज। अब धीरे धीरे जो न्यूक्लियर एनवलप है क्या हो जाएगा? फेड होता रहेगा, डिसअपियर होता रहेगा। तो जब ये न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर हो जाएगा तो आप देखोगे यहाँ पर सेंट्रियोल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, सेंट्रियोल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है ना। सेंट्रोसोम के अंदर ही सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो कार्टवील लाइक अपीयरेंस देते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या है? ये कुछ स्पिंडल फाइबर्स को, प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स को, माइक्रोट्यूब्यूल को रिलीज करेंगे। और ये जो प्रोटीन फाइबर है वो आके किससे जुड़ जाते हैं? वो जुड़ जाते हैं क्रोमोसोम से। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स के साथ आगे कौन जुड़ गया है? स्पिंडल फाइबर। तो इस तरीके से जब माइटोसिस स्टार्ट होती है तो ये जो स्पिंडल फाइबर रिलीज किए हैं, किसने रिलीज किए हैं? सेंट्रोमियर ने, ठीक है। वो आके यहाँ पर इस तरीके से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने डायग्राम बना लिया है। लेकिन ये जो मेटाफेज है ये अभी शुरू हुआ है। जब मेटाफेज लेट यानी कि खत्म हो रहा होता है तो उस समय तक आते आते ये जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सेंट्रल प्लेट पर आ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको बना रही हूँ, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ पर आ गए हैं? इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो सेंट्रियोल ने स्पिंडल फाइबर को रिलीज किया है वो क्रोमोसोम के कौन से पार्ट से जुड़े हुए होंगे? तो एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम में क्रोमोसोम का आपको बनाकर दिखा देती हूँ।
देखिए ये एक थ्रेड है, इसको क्रोमेटिड कहते हैं, ये दूसरा थ्रेड है, इसको भी क्रोमेटिड कहेंगे। एक ही क्रोमोसोम की जो दो क्रोमेटिड्स होती हैं उनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। ये दोनों एक दूसरे से जिस पॉइंट पर आके जुड़ी हुई है उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमेयर। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। और यहाँ पर सेंट्रोमेयर के साइड में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगा, इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर को कहा जाएगा काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। तो यहाँ पर ये जो स्पिंडल फाइबर आपने देखे थे वो आगे काइनेटोकोर से ही जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? काइनेटोकोर से। ठीक है भाई, तो ये कौन सा फेज था? ये था मेटाफेज, लेट मेटाफेज। इसकी क्या खासियत है? इसमें आप बताओगे जो ये सेंट्रियोल्स है इनकी फॉर्मेशन हो जाती है, स्पिंडल फाइबर रिलीज हो जाते हैं और जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट्स पर आकर अरेंज हो जाते हैं। ये मेटाफेज की खासियत है। ठीक है, फिर आपने देखा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेंट्रोमेयर और काइनेटोकोर। साथ साथ इसके ऊपर एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है जिसको हम सैटेलाइट डीएनए इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। दिस इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। पहली कंस्ट्रक्शन कौन सी थी? सेंट्रोमेयर। और ये क्या है? सैटेलाइट डीएनए। ठीक है भाई, ये चैप्टर नंबर 8 में है आपकी, है ना, 11th स्टैंडर्ड की चैप्टर नंबर 8 में सबसे लास्ट में क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर गिवन। तो हमने यहाँ पर देख लिया भैया क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है। अब ये जितने भी क्रोमोसोम्स मेटाफेज पर अरेंज होंगे, तो मैंने बताया ये एक क्रोमेटिड है, एक धागा, ये दूसरा क्रोमेटिड है, दूसरा धागा। तो ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तभी तो एक क्रोमोसोम बनेगा। तो इस तरीके से पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो चुके हैं। सही है, फिर से सुनिए, पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम सेंट्रल प्लेट पर, इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो गए। हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स हैं, है ना, तो 46 क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमेटिड ऊपर और 46 क्रोमेटिड नीचे होंगी, राइट। अब जब अगला फेज आता है तो उसमें क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाती है। क्या सेपरेट हो जाती है? क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स सेपरेट। तो यहाँ पर ये एनाफेज होता है जिसमें क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाती हैं और ऑपोजिट पोल्स पर चली जाएंगी। ठीक है भाई, तो इसको फेज को हमने क्या नाम दिया है? एनाफेज। क्लियर है? अब इस फेज तक आते आते जितना भी ये क्रोमोसोम है ये फिर से कंडेंस हो जाएगा, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो रीअपियर हो जाता है, मतलब दोबारा से आ जाता है, और जितने भी सेलुलर कंपोनेंट है, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, सबकी डेवलपमेंट फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखोगे अगला जो फेज होता है उसमें साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगी टीलोफेज के साथ साथ। ये देखिए रीअपियर हो गया न्यूक्लियस एनवेलप, साथ ही साथ जेनेटिक मटेरियल कंडेंस्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये कौन सा फेज है? टीलोफेज। इस फेज को हम कहते हैं टेलोफेज। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? सेल का, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, है ना। तो एनिमल और प्लांट दोनों ही सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो अलग अलग तरीके से होता है। कैसे? देखिए, एनिमल सेल के अंदर यहाँ से एक फरो बनता है, कैविटी बनती है जो कि सेंटर तक जाकर डीप होती रहती है, सेंटर तक जाकर वो गहरी होती रहेगी, और बाहर से आते हुए जो फरो एक दूसरे के साथ मिलेगी वहां पर ही ये सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया एनिमल सेल के अंदर। द फरो एक्सटेंड्स फ्रॉम दी कहां से? पेरिफेरी टू दी सेंटर, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्लांट सेल के बारे में बात करूंगी तो देखिए, प्लांट सेल में सेंटर से एक प्लेट बनना शुरू होती है, इसको सेल प्लेट कहा जाता है, और वो सेल प्लेट बाहर तक एक्सटेंड करेगी, वो बाहर तक जाएगी और वो सेल को 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर देती है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो एक दूसरे से डिफर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से। साथ ही साथ कौन सी स्टेज में क्या चीज हो रही है वो आपको पता होना चाहिए, किसमें न्यूक्लियर एनवेलप अपीयर हो रहा है, किसमें डिसअपीयर हो रहा है। और एनाफेज में क्या होता है? क्रोमेटिड्स की सेपरेशन, क्रोमेटिड्स की सेपरेशन, यानी कि 46 क्रोमेटिड्स ऊपर चली गई, 46 क्रोमेटिड्स नीचे। और इसी के साथ साथ अब इंटरफेज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माइटोसिस के बाद इंटरफेज होता है, और जब इंटरफेज चलेगा तो क्या होगा? डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, डीएनए का अमाउंट डुप्लीकेट हो जाता है। तो आप खुद सोचो, अभी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? 46 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है, इस तरीके से 46 क्रोमेटिड्स है। तो जब डीएनए का अमाउंट डबल होगा तो 46 और आ जाएगी क्रोमेटिड्स, तो क्या बन गया वो टोटल? 46 क्रोमोसोम। क्लियर है? तो 46 क्रोमोसोम इस डॉटर सेल में और 46 इसमें, और इसी डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर थे वही क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में भी आएंगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया, आप यहाँ तक अच्छे से पढ़िए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।